नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। विपक्ष का प्रहार। बीजेपी ने झारखंड सरकार की ओर से गठित ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को असंवैधानिक बताते हुए हो रही बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के इस निर्णय की जानकारी दी। बाबूलाल मरांडी ने इस नियमावली को असंवैधानिक बताया और मुख्यमंत्री के परिषद के अध्यक्ष होने के प्रावधान को भी गलत बताया। कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है तो उसमें से एक अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य है उनमें से सामान्य तौर पर जो परंपरा रही है, लेकिन झारखंड में हम सब लोगों को यह परंपरा रही है मुख्यमंत्री भी अध्यक्ष होते हैं। लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ने इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ट्राइबल को हमें एम्पावरमेंट देना। जब तक वो भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी उनकी, तो फिर उनकी एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनजातीय जो सलाहकार परिषद है, उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए और कोई जरूरी नहीं उसका मुख्यमंत्री की आपको होने का कोई मतलब नहीं रहा। क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें अधिकांश तो विधायक ही होते हैं या अधिकांश विधायक अभी भी हैं, और जब मुख्यमंत्री है तो फिर मुख्यमंत्री के समस्त विधानसभा में भी विधायक लोग सलाह देते रहते हैं वैसे भी। तो हमें लगता है कि संविधान में जिस भावना को लेकर सीएसी का जो प्रावधान किया गया या गठन करने की जो राज्यपाल को अधिकार दी गई, उसके पीछे का मकसद ही ये था कि ट्राइबल जो जनजातीय जो सलाहकार समिति होगी, परिषद होगा, तो वो अपनी राय सरकार को वो दे पाए। बीजेपी ने जनजातीय सलाहकार परिषद का बहिष्कार किया। जिस तरह से बीजेपी ने झारखंड सरकार की ओर से गठित ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को असंवैधानिक बताते हुए आज से हो रही इस बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने इस निर्णय की जानकारी दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार ने जनजातीय सलाहकार परिषद की जो नियमावली बनाई असंवैधानिक है। परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होंगे, यह प्रावधान ही गलत है। होना ये चाहिए कि इसका अध्यक्ष ट्राइबल समुदाय से हो। उन्होंने टीएससी में आदिम जनजाति और महिला का प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने पर भी विरोध किया। तो चलिए, आज के दिन चर्चा के हमारे खास मेहमान प्रदीप सिन्हा बीजेपी से, राकेश सिन्हा कांग्रेस से होंगे। राकेश जी, प्रदीप जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। सबसे पहले प्रदीप जी आपके पास आऊंगा कि अगर सीएम सोरेन के पास अगर जिम्मेदारी है पूरे टीएससी की, अगर इस पर आगे अगर काम करते हैं, अगर चयनित अगर करते हैं, तो फिर कहां पर परेशानी आ रही है? कैसे आप लोग कह रहे हैं कि असंवैधानिक है? राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि यह संवैधानिक है। अगर सीएम सोरेन अगर पूरी जिम्मेदारी अगर लेते हैं तो फिर ये पूरी तरह से गलत है, ट्राइबल समुदाय का ये अपमान है। पार्टी टीएससी की बैठक का बाइकआउट करके बिल्कुल इस राज्य की जनजातीय समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके भावनाओं पर कुठाराघात किया है। और जहां तक बाबूलाल जी की बात है, तो बाबूलाल जी जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, तब ये आदिवासियों के अपने आप को बड़े नेता समझते थे या मानते थे। आज जब ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, आयात होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो अब इनको जनजातीय समुदाय के लोगों पर जो है अब इनको थोड़ी सी भी रहम नहीं आ रही है।
देखिए, ये जो कमिटी है, ये कमिटी उनके उत्थान के लिए, और ये बाबूलाल जी अगर, या नीलकंठ मुंडा जी, या कोचे मुंडा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, वो अगर इस कमेटी की बैठक से आज अगर वो बाइकआउट किया है उन्होंने, तो ये बिल्कुल मनोभावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, मैं ये समझता हूं। और रही बात दूसरी, कि आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी, तो वहां एजेंडा कुछ और था। उन लोगों ने भी टीएससी के नियमावली में फेरबदल किया। तो जब छत्तीसगढ़ में टीएससी में नियमावली में भारतीय जनता पार्टी ने फेरबदल किया तो वो अच्छी। आज जब झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने टीएससी के नियमावली में फेरबदल किया तो गलत। तो ये तो उचित नहीं है ना, कि मीट मीट गप गप और तीत तीत थू थू। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का तो पुराना आदत है। चलिए प्रदीप जी बताइए, जब छत्तीसगढ़ में सीएम रमन सिंह ऐसा कर सकते थे, तो फिर झारखंड में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्यों आपत्ति है? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को हमारे राज्यों के द्वारा लिए गए निर्णय अपने राज्य में लागू करने की बड़ी तत्परता दिखाई। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा अन्य राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाया। अगर इतनी हिम्मत है, इतनी तत्परता है इनको, और इतना ही लगाव है हमारे कानून संशोधन से, तो इस राज्य में भी, झारखंड में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करके दिखाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी सुविधा की राजनीति करती है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था, आज 3 साल से छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार चल रही, और आखिर क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी कि राज्यपाल महोदया को किनारे करके जब लिस्ट भेजा गया 2 बार राज्यपाल महोदया के पास, राज्यपाल ने वापस कर दिया। हो सकता है कहीं त्रुटि रह गई, मुख्यमंत्री जा सकते थे उनके पास, जाके बातचीत करके इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता। लेकिन रास्ता उन्होंने दूसरा किया कि हम बातचीत नहीं करें। लोकतंत्र में कहा जाता है कि संवाद के माध्यम से बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाई जा सकती, लेकिन इन्होंने रास्ता कुछ दूसरा किया, क्योंकि झारखंडी हित की चिंता करने वाले हेमंत सोरेन आज कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, और कांग्रेस की जो प्रवृत्ति हमें तानाशाही की रही है, कांग्रेस पार्टी जिस तानाशाही रूप से शासन चलाती रही है, तो उसकी आदत में सुमार रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है, उसका असर हेमंत सोरेन पर दिख रहा है। और ये जो इन्होंने संशोधन किया, राज्यपाल महोदय को किनारे किया, हम लोगों ने जाकर डेलीगेशन के माध्यम से राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट भी किया कि ये जो चीज संविधान में लिखी हुई है, जो लिखित है, उसमें आप प्रमुख है वहां की। लेकिन उसके बावजूद भी ये हड़बड़ी इतनी जल्दबाजी की इनको कि संशोधन करके बिल्कुल राज्यपाल महोदय को किनारे कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से मेरा एक ही सवाल कि आपने तो स्टेट गार्ड ले लिया, हाथ बना दिया कि छत्तीसगढ़ में इस तरह का दिया, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होने जा रहा, करेंगे झारखंड में, बताएगा। बताइए राकेश जी, नए नियम की जरूरत क्यों आन पड़ी? राज्यपाल को इसमें किनारे क्यों करना पड़ा? राकेश जी, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी राजभवन को केंद्रित करके इस राज्य में राजनीति करने का प्रयास कर रही थी, 2 बार टीएससी के मामले में महामहिम के पास फाइल गया, महामहिम ने उसको वापस कर दिया। आखिर क्यों? तो स्वाभाविक तौर पे जब राजभवन ही राजनीति करवाने पर आतुर हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय तो बनता है। ये लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय बनता है। तो राजभवन में बातचीत भी तो हो सकती थी, राज्यपाल से बातचीत भी हो सकती थी। राकेश जी, आखिर क्यों 2 बार वापस किया गया, क्या वजह थी इसके पीछे? जी नहीं, मैं हूं आज जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्वतः विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने जो आज पीसी किया, उसमें देखिए इनका एक झूठ मैं अभी आपको बताने का काम कर रहा हूं कि इन्होंने किस प्रकार का झूठ बोला। बाबूलाल जी ने साफ कहा, आप उनका वीडियो और ऑडियो दोनों देख लें, कि टीएससी में एक भी महिला सम्मिलित नहीं है। ये बाबूलाल जी का बयान है, ये बाबूलाल जी का बयान है कि टीएससी में एक भी महिला सम्मिलित नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं बाबूलाल जी से कि आप तो इतने बड़े नेता हो, कद्दार नेता हो,
तो आप सीता सोरेन जी का नाम कैसे भूल गए? या वो आपके नजरों में सीता सोरेन जी नहीं आई? तो आप मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हो और सीता सोरेन उस टीएससी के सदस्य हैं और बाबूलाल जी ये कहते हैं कि टीएससी में एक भी महिला नहीं है। तो देखिए, ये झूठों का जो है ना, ये लोग पूरा घरौंदा है। झूठ जो है इनका एकदम टिका हुआ है, इनके घरौंदा इनका बना हुआ रहता है कि हमको झूठ कहां घुसाना है, झूठ कैसे बोलना है। आप देखें बाबूलाल जी का वीडियो और बाबूलाल जी का ऑडियो उनके पीसी का, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि टीएससी में एक भी महिला नहीं है, जबकि सीता सोरेन जी टीएससी के सदस्य हैं, विधायक है वो। तो अब इन लोगों के झूठ पर क्या कहा जा सकता है? झूठ तो भारतीय जनता पार्टी के। ठीक है, प्रदीप जी को बता देता हूं। प्रदीप जी जवाब दीजिए। बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि टीएससी में आदिम जनजाति और महिला का प्रतिनिधित्व नहीं दिए जाने पर भी हम इसका विरोध करते हैं। सर, महिला तो है सदस्य में, क्योंकि आपके लाइव को इस तरह से झूठ बोला जा रहा है। बाबूलाल मरांडी जी ने कहा कि विरोधी दल से एक भी महिला प्रतिनिधि नहीं रखा गया। सीता सोरेन है लेकिन वो सत्ताधारी दल की, लेकिन विरोधी दल के होने के नाते हमारा अधिकार है ये कि एक महिला प्रतिनिधि उसमें शामिल हो। क्या हम अपनी बात भी नहीं कर सकते? लाइव शो में इस तरह से झूठ बोलने का मैं समझता हूँ ये अप्रतिम उदाहरण, और इसकी हिमाकत कांग्रेस का ही कोई कार्यकर्ता कर सकता है। और सागर जी, आपका अनुरोध है कि मैंने जो प्रश्न किया था पहले सवाल में आपसे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून यहाँ लागू करेंगे या नहीं, ये तो बताएं राजेश जी, क्योंकि हमारे बनाए हुए कानून इनको बहुत पसंद आते हैं। तो भाई, जनसंख्या तो एक जनसंख्या जो पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है वो सबों के लिए चिंता का विषय है। तो अपने राज्य में भी लागू होगा क्या? बताइए राकेश जी, जवाब दें। कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, ये भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण का काम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था और इसके लिए अभियान चला था पूरे देश में, और बिल्कुल हम जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में। तो ये बाबूलाल जी के झूठ को भटकाने का काम प्रदीप जी ना करें, बाबूलाल जी के झूठ को भटकाने का काम ना करें। जनसंख्या नियंत्रण का जहां तक मामला है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में है, और हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए पूरे देश में अभियान चली थी। ये भी शायद भाजपा के मित्र को पता होगा। तो वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने कहा कि डायरेक्ट टीवी चैनल पे आज झूठ बोल रहे हैं। तो बाबूलाल जी का पीसी का ऑडियो आप चला दीजिए सागर जी। अगर वो कहे होंगे कि विपक्ष का एक भी महिला नहीं है तो मैं भी सुना हूं। ये सही कह रहे हैं राकेश जी। प्रदीप जी, मैं पूरा बयान भी पढ़ा, मैंने बाइट भी सुनी, कहीं उन्होंने विपक्ष का तो नाम ही नहीं लिया है सर। नहीं, आपके प्रेस रिलीज जो जारी हुआ है कार्यालय की ओर से, उसमें उन्होंने कहा हो तो असली पक्का हो। लेकिन मैं ये कहने जा रहा हूँ राकेश जी जो कह रहे हैं, नहीं, मरांडी की बाइट चला दूं फिर से प्रदीप जी। लागू किया प्रदीप जी, आप कहिए तो बाबूलाल मरांडी की फिर से आपको बातें सुना दूं। सुना दीजिएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, प्ले करिए। ठीक है, पीसीआर की टीम प्ले कर रही है, एक बार सुन लीजिए आप बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, सुना देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था है तो उसमें से एक अध्यक्ष होंगे, जो सदस्य है उनमें से सामान्य तौर पर जो परंपरा रही है, लेकिन झारखंड में हम सब लोगों को यह परंपरा रही है मुख्यमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं। लेकिन झारखंड में हम सब लोगों ने इन दिनों ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ट्राइबल को हमें एम्पावरमेंट देना है। जब तक तो वो भागीदारी नहीं सुनिश्चित होगी उनकी, तो फिर उसकी एम्पावरमेंट नहीं हो सकता। इसलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जनजातीय जो सलाहकार परिषद है उसके जो चेयरमैन वो ट्राइबल ही होना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं उसका मुख्यमंत्री की आपको होने का कोई मतलब नहीं रहा जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें अधिकांश तो विधायक ही होते हैं या अधिकांश विधायक अभी भी हैं, और जब मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के समस्त विधानसभा में भी विधायक लोग सलाह देते रहते हैं। वैसे
तो हमें लगता है कि संविधान में जिस भावना को लेकर पीएससी का जो प्रावधान किया गया है या गठन करने की जो राज्यपाल को अधिकार दी गई, उसके पीछे का मकसद ही ये था कि ट्राइबल जो जनजातीय जो सलाहकार समिति होगी, परिषद होगा, तो वो अपनी राज्य सरकार को वो दे पाएंगे। ठीक है प्रदीप जी, मैं ये जानना चाहूंगा, फिर आऊंगा राकेश जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। सर, क्या हम ये माने कि इसके गठन के बाद अगर सीएम सोरेन अगर इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो पूरी मॉनिटरिंग वो कर पाएंगे, आदिवासियों के हित में आगे बेहतर काम किए जाएंगे? देखिए, हेमंत सोरेन जी का और उनके परिवार का जो संघर्ष रहा है वो बिल्कुल आदिवासियों के हितों के लिए रहा है। आदरणीय गुरु जी का जो संघर्ष रहा है वो बिल्कुल आदिवासी समाज के हितों के लिए रहा है। तो हमें लगता है कि हेमंत सोरेन जी बिल्कुल इसको सही ढंग से मॉनिटरिंग करके आदिवासियों के जो उत्थान, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये उत्थान की बात जो है वो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में होगी। इसमें कहीं भी थोड़ी सी भी रुकावट नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार इसका विरोध करके आदिवासियों के, जनजातियों के अधिकारों के लिए अपना उनके लिए उन पर कुठाराघात करने का प्रयास किया कि टीएससी मेंबर में हम लोग, टीएससी की बैठक में हम लोग सम्मिलित नहीं होंगे, तो बिल्कुल ये जनजातियों के भावनाओं के साथ कुठाराघात है। और भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी राजनीति है कि एक तरफ अगर सत्ता में रहेंगे तो आदिवासियों की बात करेंगे और जब सत्ता से उतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं झूठ बोल करके किसी भी समाज के लिए, चाहे वो आदिवासी समाज हो या अन्य कोई समाज हो, जब उसके उत्थान की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी उसमें अरंगा लगाने का प्रयास करेगी। ये तो इनका चालक चरित्र है। चलिए प्रदीप जी, इंतजार कर लेते हैं, कुछ दिन देख लीजिए कि कैसा सीएम सोरेन काम कर रहे हैं आदिवासियों के लिए। अगर उन्होंने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का अगर उन्होंने पूरा अगर गठन किया, इसकी नियमावली में अगर बदलाव किया है, फिर हल्ला बोलिएगा अगर बेहतर काम नहीं होगा तो। क्या कहते हैं? उसके पांव तो पालने में ही दिख जाते हैं ना। राज्य जब से सरकार में आए राज्य में 2019 से, आपने देखा वो कितनी बलात्कार की घटनाएं हुई और आदिवासी बालिकाओं के साथ हुआ। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, खूंटी के मुंडू में घटना घटी। आप बताएं कि आखिर माहौल में सुरक्षित क्यों नहीं दे पा रहे हैं देखो के। जिस राज्य में बात होती है कि हम आदिवासियों के संरक्षण की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और आए दिन इस तरह की घटना होती है। सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति अगर चुप्पी साथ लेगा और पुलिस महकमा इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ कि ऐसे तत्वों का मनोबल भी बढ़ता है। आपने देखा होगा कि रूपा तिर्की के प्रकरण में क्या हुआ, उसके परिवार वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन मुख्यमंत्री जिस पर आगे बैठे हैं कि नहीं, न्यायिक जांच होगी। उल्टे उसके के पिताजी के पर अपराधी की अभियुक्त पर नाम डाल दिए। ये सारा कुछ किसी न किसी व्यक्ति को बचाने के लिए किया जा रहा है। वो व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति की आखिर रसूख के आगे सत्ता क्यों झुकी हुई है? तो सरकार को बताना होगा कि आखिर रूपा तिर्की को न्याय दिलाने में हम क्यों हठधर्मिता अपना रहे हैं। जी, लेकिन देखिए राकेश जी, बीजेपी को आपत्ति इसलिए है क्योंकि बाबूलाल मरांडी का नाम नीचे रखना उनका एक अपमान है। क्या विपक्ष के नेताओं को इतना कमजोर आप मानते हैं, उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं कि वो भी बेहतर काम कर सकते थे? मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो बेहतर नहीं होगा प्रदेश में? से ही चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पुराने लोग आयतित नेताओं के हाथों की कठपुतली बन रहे हैं। ये तो जग जाहिर है ना, ये तो सार्वजनिक है। अब मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन उसके उपाध्यक्ष हैं। तो क्या इन लोगों के पहले बाबूलाल जी का नाम आना चाहिए था? नीलकंठ सिंह मुंडा इनके सीनियर हैं, बाबूलाल जी से भारतीय जनता पार्टी में वो सीनियर हैं नीलकंठ मुंडा जी। तो जब इनको अब क्या कहेंगे, अब विधायक दल का नेता बनाने के लिए भी अगर इनको आयात करना पड़ रहा है, नीलकंठ सिंह मुंडा, कोचे मुंडा जैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी दरकिनार करते हुए, जिस नीलकंठ सिंह मुंडा का एक नाम है, उनका एक घराना है, उन लोगों को दरकिनार करते हुए आयात करके भारतीय जनता पार्टी अगर विधायक दल का नेता बना रही है और उसके लिए जान प्राण लगा रही है,
तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति और उसकी करनी हो सकती है। ठीक है प्रदीप जी, जगह तो मिली है ना, अगर नाम नीचे हो या ऊपर हो इसमें आपत्ति क्या है बाबूलाल मरांडी को? आपत्ति नहीं। अब मैं जवाब दे देता हूँ। एक प्रचलित कहावत है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे घर में पत्ता नहीं चलाया। इनकी तो नेता जो कार्यकारी अध्यक्ष है राष्ट्रीय, वो तो खुद आया थी, इनको एक अध्यक्ष तक नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद से कार्यकारी अध्यक्ष के भरोसे काम चल रहा है। कभी मां बनती है, कभी बेटा बनता है, कभी बेटे पर नाम आता है, सम्मति नहीं बन रही है। इनके पार्टी के लोग छोड़ के चले गए, विरोध के स्वरूप है, लेकिन अपनी पार्टी का निपटारा नहीं कर पाते और हम पर इस प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी हमारे से कुछ साल के लिए अलग जरूर हुए थे, सम्मान उनकी वापसी हुई है और पार्टी का पूरा धारा हर कार्यकर्ता उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इनकी तरह नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष अकेले कमेटी चला रहे हैं। रामेश्वर उरांव विगत 3 वर्षों से सुन लिया जाए रामेश्वर उरांव विगत 3 वर्षों से अकेले अध्यक्ष, कमेटी का गठन आज तक नहीं हुआ। सिर्फ 5-6 प्रवक्ताओं की टीम है, बस यही कांग्रेस है। राकेश जी, लेकिन हम आयातित नेताओं के भरोसे नहीं है, आयातित नेता के भरोसे नहीं है, आयातित नेता के भरोसे हम नहीं है। ही आए थे यादाश्त थोड़ा ठीक रखा कीजिए। जब प्रश्न दूसरे को खड़ा करते हैं तो अजय कुमार का भी नाम याद कर दीजिएगा। ऐसे सांसद है जो हमारे यहां से आए हैं। आपकी विचारधारा उनको पसंद नहीं है, आपकी विचारधारा कोई हमारे साथ शामिल हो गए। कितने लोग हैं? आपके G23 ने आपको क्या कहा? आपके AK एंटोनी ने आपकी रिपोर्ट में क्या कहा कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, हिंदुओं से बिल्कुल अलग हो गए, आप हिंदुओं की पार्टी नहीं है। और जब राहुल गांधी मुसलमानों की मीटिंग में जाके कहते हैं कि हम मुसलमानों की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता क्योंकि कांग्रेस महात्मा गांधी को मानने वाली पार्टी है और हम रघुपति राजा राघव राम पतित पावन सीताराम का नारा देकर के इस देश की सत्ता पे काबिज थे। हम कोई हिंदू मुसलमान करके देश की सत्ता पे काबिज नहीं हुए। देश की जनता ने हमें प्यार इसलिए दिया कि हमारा नारा ही था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो हम हमारे लिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो हमारे लिए कांग्रेस पार्टी के लिए अल्लाह भी एक, ईश्वर भी एक, गुरु नानक भी एक। तो हम उसको मानने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। चलिए राकेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कितना लोकतंत्र है वो आपकी पार्टी में दिखता है? नहीं, आपको दिखेगा दोस्तों स्वाभाविक तौर पे आपको दिखेगा दोस्त, क्योंकि आपने कांग्रेस के बनाए हुए सारे सरकारी संस्थानों को जब आप बेचने का काम कर रहे हैं तो दोस्त दिखेगा, दोस्त तो दिखेगा ही, क्योंकि बनाने का सृजनात्मक काम, सृजन करने का काम तो आप लोगों का है नहीं। आप अपने अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। जब सृजन करने का काम आप लोगों का नहीं है तो दोस्त तो दिखेगा, स्वाभाविक तौर पे दोस्त दिखेगा। तो इस परिवार से बाहर का कोई सदस्य कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, आप उसका नाम बता दीजिए। आप दावे के साथ कहिए कि अगला। चलिए राकेश जी प्रदीप जी पॉइंट पर आते हैं। राकेश जी, ये मैं जानना चाहता हूं, देखिए बेशक झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गठित की गई, सीएम सोरेन इसके पदेन अध्यक्ष हैं, आगे काम कैसे किया जाएगा, कैसे संतुष्ट किया जाएगा, जो एक बड़ी जिम्मेदारी ली है सीएम सोरेन ने? और मैं ये मानता हूं कि जो आदिवासियों के हितों की बात है वो हम लोग स्वाभाविक तौर पे हमारी सरकार उसको देखेगी और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों मुद्दों पर इस राज्य के जो निचले पैदान पे जनजाति समुदाय के लोग हैं उनका उत्थान करने का प्रयास बिल्कुल होगा। और सिर्फ प्रयास ही नहीं होगा बल्कि मैं ये दावे के साथ करता हूं कि उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने का काम बिल्कुल महागठबंधन की सरकार करेगी। कैसे आदिवासियों को कैसे भरोसा दिलाएंगे, क्योंकि उन्हें तो पता है कि हर बार अभी तक छलावा ही हुआ है, इस बार भी छलावा ही होगा। तो है नहीं कि सीना फाड़ के हम दिखा दें, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारी नीयत और हमारी नीति बिल्कुल साफ है और ये हमारी साफ नीयत और नीति आदिवासी समुदाय इस बात को समझती है, इस बात को समझती है कि महागठबंधन की सरकार ही बिल्कुल साफ नीति और साफ नीयत के साथ हमारा उत्थान कर सकती है।
इसलिए आदिवासी समुदाय जो है, जनजातीय समुदाय जो है, महागठबंधन सरकार के साथ। चलिए प्रदीप जी, अगर बीजेपी ने भी अगर कुछ काम किया होता आदिवासियों के हित में तो शायद आज के दिन वो इतना चीखते नहीं सर, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करते। मैं चाहता हूं, मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे दूसरे चैनल में जाना है। ठीक है, ओके राकेश जी। प्रदीप जी, आखिरी कमेंट आपका। जी, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नीयत इतनी ही साफ है तो जो उन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया लोगों से कि 5 लाख नौकरी देंगे 1 साल में और जो बेरोजगार है उनको भत्ता देंगे, उसको तो पूरा करें। उस दिशा में कोई चर्चा तक नहीं होती कैबिनेट की मीटिंग में। न कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है, न झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ बोलता है, बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। और राज्य के युवा ने जिस तरह से ट्विटर पर रोजगार को लेकर ट्रेंड किया, आपने देखा होगा विगत दिनों मुख्यमंत्री को भी बाध्य होकर समर्थन में आना पड़ा। तो सिर्फ समर्थनबाजी करने से नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा ताकि युवाओं का भरोसा या सरकार जीत सके। चलिए ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। राकेश जी, आपका भी, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। लेकिन जिस तरह से हमें जिक्र कर रहे हैं कि झारखंड सरकार की ओर से जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो गठित की गई, जिसके पदेन अध्यक्ष हैं सीएम सोरेन, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का ये कहना कि यह असंवैधानिक है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।